राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और बिगुल बजते ही जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या उसके अलावा और राजस्थान में जो भी एग्जिस्टिंग पार्टियां हैं, वो सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। और उसको लेकर अब जोधपुर में भी जो चुनाव का माहौल है वो पूरी तरह गर्मा चुका है। कहीं ना कहीं चाहे बड़े नेता हो या कार्यकर्ता हो, सब में चुनाव का एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा है। हालांकि चुनाव के क्या परिणाम आएंगे, चुनाव में क्या स्थितियां बनेंगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में जो दो गेस्ट मौजूद हैं, वो हमें इस वक्त तक की जो चुनावी सफर है या अभी की जो चुनावी वर्तमान स्थिति है उसके बारे में खुलकर जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको अवगत कराना चाहूंगा, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत ही बड़े राजनीतिक विश्लेषज्ञ जिन्होंने पिछले 30 वर्षों से भी ज्यादा राजनीति में अपना समय दिया और बहुत ही बारीकी से राजनीति को देखा और राजनीति के सफर में कई उतार चढ़ाव भी इन्होंने देखे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है इस वक्त अजय त्रिवेदी। सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। साथ ही साथ हमारे साथ एक और राजनीतिक विशेषज्ञ मौजूद है जिन्होंने पिछले 20 वर्षों से ज्यादा राजनीति को काफी करीब से देखा है, हितेश व्यास। आपका भी स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद आशीष, धन्यवाद। सबसे पहले चूंकि वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ अजय त्रिवेदी जी हमारे साथ है, तो आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह का माहौल अभी तक इस चुनाव में यहाँ पर जोधपुर शहर में बन रहा है, जोधपुर जिले की अगर हम बात करें, 3 विधानसभा सीट है, किस तरह का माहौल है, कैसी राजनीति देखने को मिल रही है अभी तक? आशीष जी, जिस रूप में आपने मेरी तारीफ करी है, तो मैं आपको वचन देता हूँ मैं सारी बातें तटस्थ रह के करूँगा, किसी भी पूर्वाग्रह को आड़े आने नहीं दूंगा और मेरी जो भी बात रहेगी वो बहुत इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में मैं करूँगा। हम शुरू करें सरदारपुरा से। सरदारपुरा सीट पूरे राज्य की एक हॉट सीट है। उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब चुनाव लड़ते हैं। वर्ष 1991 में जो चुनाव हुए थे उसमें जो गहलोत साहब आम चुनाव में विधानसभा से नेता चुने गए और मुख्यमंत्री बने, तो उसके पश्चात बाय इलेक्शन हुए 99 मई में और उन्होंने वो सीट जीतना आरंभ किया। उन्होंने उस 99 के बाद में 2003, 2008, 2013, 2018 सारे चुनावों में विजयश्री हासिल की और अच्छे मार्जिन के साथ। इसलिए इस सीट को एक तरह से गहलोत साहब के लिए रिजर्व सीट भी कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कारण इसका ये है कि कुछ उनका अपने वोटर के साथ में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, लंबे समय से राजनीति, राज्य के मुख्यमंत्री और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रति सदैव वो जागरूक भी रहे। उन्होंने काम बहुत किया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट से लेके बहुत आम आदमी के साथ में उनकी ईजी अप्रोच रही। इस कारण से अभी इन चुनावों के परिप्रेक्ष्य में बात करें आशीष जी, तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी का टिकट अभी घोषित नहीं हुआ। कई बार टिकट घोषित होना भी जरूरी हो जाता है। ये चुनाव जो विधानसभा के चुनाव है, ये फेस वैल्यू को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, तो फेस वैल्यू के साथ में इन चुनावों की कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाती है। तो कौन सा फेस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आएगा? एक भारी भरकम फेस है। राज्य के मुख्यमंत्री, ये 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, 99 से वो लगातार इस कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका जो पब्लिक के साथ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो इंटरेक्शन है उसके सामने किस तरीके का फेस आएगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जातिगत समीकरण की अगर सरदारपुरा में बात करें तो माली बाहुल्य के साथ में राजपूत बाहुल्य भी ये एक क्षेत्र है और हमने ये देखा है कि प्राय भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे 1-2 चुनावों को छोड़ के राजपूतों को टिकट दिया है। मैं 1999 की बात करूँ तो मेघराज लोहिया जी को बीजेपी ने टिकट दिया था, 2003 में महेंद्र झा जी को टिकट दिया था, 2008 में राजेंद्र गहलोत को। उसके बाद में लगातार राजपूत सीट ये बनी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो राजपूत वोटों का पोलराइजेशन होता है, साथ में अन्य वोट भी रहते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो 99 का चुनाव था 49,000 से लगभग जीते थे। एक ही चुनाव था बाई इलेक्शन और मुख्यमंत्री जोधपुर से बने थे। जोधपुर की जनता की बहुत सारी अपेक्षाएं थी और बहुत उत्साहित भी थी, तो बड़ी जीत थी। उसके पश्चात 2003 का चुनाव अपेक्षाकृत वैसा चुनाव नहीं रहा, वो थोड़ा सा डैमेजिंग रहा। महेंद्र झा के साथ में लगभग 24,500 वोटों से गहलोत साहब जीते थे। उसके पश्चात जो 2008 का चुनाव हुआ था वो हमने सोचा था थोड़ा सा ज़्यादा पक्ष में रहेगा कांग्रेस के और गहलोत साहब के, परंतु परिणाम आते आते जो डिफरेंस है 19,000, 18,500-19,000 के आसपास रहेगा। इसके बाद का जो चुनाव था 2008 के बाद 2013 में हुआ, उसमें शंभू सिंह खेतासर जो है
एंटी इनकम्बेंसी और मोदी लहर बहुत ज़बरदस्त थी पूरे देश में। मोदी संभावित प्रधानमंत्री थे क्योंकि 2013 में ये चुनाव हुए थे, 14 में लोकसभा के चुनाव होने थे। तो मोदी जी का जो इम्पैक्ट था वो काफ़ी ज़बरदस्त था। उसके बावजूद भी गहलोत साहब 18,000 वोटों से जीते थे, पर थोड़ा-सा टफ मेरी नज़र में चुनाव था। शंभू सिंह खेतासर इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं थे, पर उस समय उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। 2018 में फिर सीन बदला और शंभू सिंह जी खेतासर करीब 48,49,50,000 वोटों से हारे। और अब इसकी तुलना अगर करें, पास्ट हिस्ट्री में जाके हम तुलना किया करते हैं, तो हम 2013 से 2023 की तुलना करें, तो अब अगर कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग आता है तो इतना सरल चुनाव ही होता है। ममता बनर्जी पूरे बंगाल पे राज करती है और पूरा बंगाल उनका दीवाना है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो रनिंग इलेक्शन हार जाती है। तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी अगर बहुत अच्छा कैंडिडेट देती है तो चुनाव थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो सकता है। गहलोत साहब बहुत स्ट्रॉन्ग है, सारी बातें हैं, परंतु मैंने कहा ना, चुनाव ही होता है। राहुल गांधी अगर हार जाते हैं अमेठी से, अमेठी एक ऐसी सीट रही थी कांग्रेस के लिए जिसमें कभी कांग्रेस हारती नहीं थी। इवन राजीव गांधी जी की डेथ के पश्चात कैप्टन सतीश वहाँ से लड़े तो वो भी जीते, परंतु खुद राहुल गांधी जो हमारा एक अच्छा नेतृत्व है वो हार जाता है। तो चुनावों को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। बीजेपी इसको सीरियसली लड़ती है तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि हालांकि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, गहलोत साहब की तो नहीं है, सब जगह नारा भी यही कि गहलोत उससे बैर नहीं, परंतु उसके पश्चात भी लोकल लेवल्स पे जब राज लगातार चलता है तो कहीं ना कहीं लोगों के डिससेटिस्फेक्शन और इंडिविजुअल ग्रेवेंसेज रहते हैं। इन सबको देखते हुए एक अच्छा चुनाव हो सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्ट्रॉन्ग टिकट दिया जाए तो। हितेश जी, आपके साथ जानना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है इसमें आज की तारीख में अगर बात की जाए तो खुलकर नहीं कहा जा सकता है कि कौन सी पार्टी जो है वो लीड करेगी या कौन सी पार्टी जो है वो एक मत जनता का समर्थन ला पाएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी, आखिर वो क्या कारण रहे जिसकी वजह से ये टफ फाइट देखने को मिल सकती है, जैसा कि भी अजय जी ने भी बताया, तो ऐसा क्यों? देखिए, दोनों ही पार्टी में अंतर्कलह है, ये तो स्पष्ट है, और दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं। एंटी इनकम्बेंसी वर्तमान सरकार के खिलाफ जो है वो तो अपना रोल प्ले करेगी, लेकिन इसके अलावा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाजपा में भी सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट साफ नहीं है। वहां भी अलग अलग गुटों में चीजें बटी हुई है। उस कारण से क्या है कि ये परिणामों में परिलक्षित होता है। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि सरदारपुरा सीट को यदि हम देखें तो 1998 के बाद भाजपा इसको कभी नहीं जीत पाई है, और यदि हम सूरसागर सीट की बात करें तो कांग्रेस उसे कभी नहीं जीत पाई है। तो यहाँ पे हमें विचार दोनों दलों को ये करना पड़ेगा कि कौन से वो पॉकेट्स हैं जो उनसे लगातार छूट रहे हैं, जहां पर वो दूसरे दल को चुनौती नहीं दे पा रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री जी की सीट हो तो बाहुल्यता राजपूत समाज की हो सकती है, परंतु दूसरी पार्टियों ने कभी छोटी छोटी पार्टियों पे, कभी छोटी छोटी जातियों पे कभी फोकस नहीं किया, और वो फोकस नहीं करने की वजह से वोटों को कंसोलिडेट नहीं कर पाए। जब भी किसी सीट से मुख्यमंत्री पद का दावेदार या मुख्यमंत्री खुद सिटिंग मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं तो उसके परिणाम निश्चित तौर पे जो स्विंग वोटर्स होते हैं उनका एक रुझान मुख्यमंत्री की तरफ, बड़े चेहरे की तरफ रहता है। भाजपा को यहाँ पर चाहिए कि बड़ा चेहरा उतारे, मुख्यमंत्री के स्तर का चेहरा हो, और जब मुख्यमंत्री के स्तर का चेहरा होगा तो जो आपके स्विंग वोटर्स हैं उनके बदलने की संभावना रहेगी। दूसरी बात यह भी है कि वर्तमान में यहाँ से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री यहाँ से कंटेस्ट करते हैं, तो उस परिस्थिति के अंदर राजपूत समाज को भी वो साथ सकते हैं, और उनके खुद के परिणाम सांसद रहते हुए भी यहाँ से बहुत पॉजिटिव रहे हैं। पिछले चुनाव में वैभव गहलोत से यहाँ से करीब उन्होंने 20,000 की लीड ली थी। उस परिस्थिति में उनको चाहिए कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वो भी हो सकते हैं, और जो छोटे पॉकेट्स में छोटी छोटी जातियां उनको साध कर भी मुख्यमंत्री को चैलेंज दिया जा सकता है। उसी तरह से अगर हम सूरसागर विधानसभा की बात करें तो वो कांग्रेस ने कभी नहीं जीती है, तो कांग्रेस को भी वहां पर अल्पसंख्यक टिकट देना होता है हमेशा, तो उसको बदलने के बारे में विचार करना चाहिए। वहां ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है तो कांग्रेस चाहे तो उसमें भी परिवर्तन कर सकती है। वो परिवर्तन करना कांग्रेस के लिए, क्योंकि अब 2026 का परिसीमन भी आ रहा है, तो ये अंतिम चुनाव भी होगा जिसमें कि वर्तमान समीकरण जो है वो जो चले आ रहे समीकरणों के साथ में चुनाव लड़ा जाएगा। यहाँ पर मैं आप ही की बात को लेते हुए एक सवाल उसका जवाब जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपने कहा कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा सीट से लड़ते हैं और उनकी जो भाजपा की जो सीट है वो 98 के बाद यहाँ पर नहीं आई है, और आपने ऐसा कहा कि भाजपा का कोई कद्दावर नेता यहाँ से खड़ा होना चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री की लिस्ट में हो, ऐसा।
तो जब स्थिति साफ थी कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को एक समय मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा था और कहीं ना कहीं उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी कह सकते थे और एक बहुत बड़ी चॉइस भी थी कि वो सरदारपुरा सीट से लड़कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने अपनी काबिलियत को साबित कर सकते थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अभी तक भी हमें ये देखने को नहीं मिला है कि गजेंद्र सिंह शेखावत सरदारपुरा सीट से अपना नाम उन्होंने अनाउंस किया हो या कोई और दूसरी सीट पर भी उन्होंने अपना नाम घोषित किया हो? ऐसा क्या कारण है कि अभी तक वो खुलकर सामने नहीं आए? देखो, भाजपा में कार्यशैली कांग्रेस से बिल्कुल अलग है। तो कांग्रेस में जो डीसीसी और पीसीसी है वो केंद्रीय नेतृत्व अपना फैसला छोड़ देती है कि जो भी वो नेतृत्व तय करेगा उसको उनको स्वीकार्य रहेगा। लेकिन भाजपा में एक रिफाइंड प्रोसेस है कि नीचे से मंडल अध्यक्षों से नाम जाते हैं, उसके बाद में प्रदेश स्तर पे आपस में तय होते हैं, फिर वहां से एक सहमति बनती है और फिर केंद्रीय चुनाव समिति के पास में वो जाते हैं। फिर केंद्रीय चुनाव समिति के खुद के अपने सर्वे होते हैं जिसको तय करके वो देखते हैं कि भाजपा के लिए कैंडिडेट उपयुक्त है या नहीं है। तो ये थोड़ा इनका रिफाइंड सिस्टम है, कांग्रेस की तरह नहीं है कि आला कमान के पास में जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो नाम जाते हैं उनके ऊपर समीक्षा होती है और उनके ऊपर चर्चा होकर टिकट हो जाता है। तो ऐसे में मंथन चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी ऐसा विचार कर रहे होंगे कि इस बार हमें बड़ी सीटों पे बड़े नेताओं को भी घेरने की आवश्यकता है। और राजस्थान में अशोक गहलोत से बड़ा कोई चेहरा नहीं है, सचिन पायलट एक नया चेहरा उभर के आए हैं, लेकिन भाजपा को उन पे केंद्रित रह के भी अशोक गहलोत को केंद्रित करते हुए भी अपनी सीटें तय। जानना चाहूंगा कि बात अगर सरदारपुरा सीट की हो तो वाकई में जैसा कि आपने कहा हॉट सीट है और जैसा कि हितेश जी ने बताया कि भाजपा का जो खुद का एक डिफाइंड प्रोसेस है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि अगर गजेंद्र सिंह शेखावत जैसा चेहरा सरदारपुरा सीट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने, हालांकि अभी टिकट की घोषणा नहीं हुई है, ये बात करना बहुत जल्दबाजी भी हो सकता है कल को वो टिकट घोषित भी हो जाए, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके आधार पर अगर बात की जाए तो अगर मंत्री शेखावत वहां से लड़ते हैं तो किस तरह का मुकाबला देखने को मिल सकता है? मैं इसका जवाब बिल्कुल दूंगा, पर थोड़ा सी अपनी बात को पृष्ठभूमि के साथ जोड़ के, जब एमएलएज एमपीज की पेंशन की बात संसद या विधानसभा में उठती है तो अपने सारी झगड़े, सारी वैल्यूज भूल के और प्रोफेशनल मॉरलिटीज को भूल के सभी विधायक और सांसद एक होते हैं और अपनी पेंशन या अपने लाभ बढ़वा देते हैं। यानी कि जब लाभ की बात आती थी ये सब एक हो जाता है। पार्टियां मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि कभी भी बड़े आदमी के सामने बड़े आदमी को खड़ा ही नहीं करती है, सब एक दूसरे को प्रिविलेज करती है। मैंने आज तक कभी देखा नहीं कि वसुंधरा जी के सामने गहलोत साहब को खड़ा कर दिया, गहलोत साहब के सामने वसुंधरा जी को खड़ा कर दिया। नरेंद्र मोदी जी को जो खड़ा किया जाता है तो वो बिल्कुल साधारण टिकट दिया जाता है। अभी गुजरात में हुआ, उनके मुख्यमंत्री के सामने आमी याग्निक को टिकट दे दिया गया जो राज्यसभा से वर्तमान में मेंबर है, और उनकी पकड़ धरातल पे, राज्यसभा के लोग धरातल पे इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो पार्टियां क्या है कि बड़े अपने एक दूसरे के लोगों का ध्यान रखती है। मुझे लगता है बड़े नेताओं को वो ऐसे अवसर देती नहीं है। फिर भी अगर ये ऐसा चुनाव हो जाता है तो काफी रोचक होगा। और देखो, कुछ पलड़ा अशोक गहलोत साहब का इसलिए भारी रहेगा, मैंने कहा कि उनका थोड़ा सा कार्यानुभव ज़्यादा लंबा है, समय भी ज़्यादा हो गया है। और ऐसी बात नहीं कि गजेंद्र सिंह शेखावत अच्छा चुनाव नहीं देंगे। जब शंभू सिंह खेतासर 2013 के चुनाव में बहुत बेहतर परिणाम दे सकते हैं तो शेखावत भी अच्छा करेंगे। लेकिन उस वक्त की मोदी लहर और इस वक्त की मोदी लहर में काफी फर्क है। उसमें फर्क है, परंतु यहाँ पे राजस्थान में थोड़ा सी गहलोत साहब का, पर्टिकुलर जोधपुर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके बाद जातिगत समीकरण को नहीं भूलना चाहिए। अब जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिस तरीके से परिसीमन है उसमें कांग्रेस आइडियोलॉजी के वोटर्स भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है और जो बिल्कुल स्ट्रांग रूप से वैभव के चुनाव को इसके साथ कम्पीट नहीं करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि हमारा वोटर इतना इंटेलिजेंट और इतना इंटेलेक्चुअल है कि उसको कब किसको वोट देना उसको ध्यान है। दिल्ली में वो सारी की सारी सीटें आप पार्टी को दिलवाते हैं विधानसभा में वोटर, वही वोटर लोकसभा में 100% सीटें जो है बीजेपी को दिलवा देता है। तो वोटर बड़ा इंटेलिजेंट है, आप उसके इंटेलिजेंसी को आप क्वेश्चन मार्क कर ही नहीं सकते। तो उस समय वो वोटर डिसाइड कर लेगा कि इनमें से बेटर कौन है। एक इसको अन्यथा ना ले राजनीतिक दल के लोग भी, मैं खुद राजनीतिक जमात का आदमी हूँ, एक इंग्लिश में बड़ी फेमस कहावत है, चॉइस ऑफ लेस इविल, हु इज द लेस इविल फॉर वोटर। ये उन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो वोटर अपना सिलेक्शन कर लेता है। अच्छा चुनाव होगा, रोचक चुनाव होगा, पर मुझे लगता नहीं है कि दोनों दल एक साथ अपने महारथियों को लड़ाएंगे। दोनों अपने महारथियों को बचा बचा के ही काम करेंगे ताकि वो आगे उनको फायदा हो। जो अनुभव है उसे तो हमें मानना ही पड़ेगा। और बिल्कुल एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग
वोटर पे बिल्कुल भी क्वेश्चन मार्क क्रिएट नहीं कर रहे हैं हम। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं दोनों ही पार्टियों पर। दोनों के लिए एक ओपन सवाल है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है या ऐसी क्या इनसिक्योरिटी है या ऐसी कौन सी अंदर की बात है जिस वजह से चुनाव नजदीक है, 1 महीने से कम का समय रह गया है, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने अपनी 3 बड़ी सीटों पर अभी तक अपने कैंडिडेट जो है वो खुलकर अनाउंस नहीं किए। एक कैंडिडेट सूरसागर पर भाजपा का अनाउंस हुआ है, तो वही शहर और सरदारपुरा पर कांग्रेस की तरफ से अनाउंस हुआ है। बाकी यूं कहे कि ये एक तरह से एक बैसाखी है जो दोनों जब साथ में होंगे तब पूरी होगी। तो ऐसी क्या मजबूरी रही है, दोनों के लिए ओपन सवाल है। राजनीतिक दलों की ये मजबूरियां रहती है कि उन्हें एक कैंडिडेट डिक्लेयर करते समय 3 संभावित उम्मीदवारों को अचयन भी करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में डैमेज कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए ऐसी सीटों पर जहां पे थोड़ी सी भी वॉलेटिलिटी हो वहां फूक फूक कर कदम रखते हैं। इसलिए जितना समय चुनाव के नजदीक का उन्हें मिले उतना दल अपना मार्जिन लेके चलते हैं। इसीलिए उसकी कैटेगराइजेशन की जाती है आजकल। पहले इतनी एक्सरसाइज नहीं होती थी, बट अब ABCD कैटेगरी की सीटें होती है। जहां लगातार आप जीते हैं उनकी कैटेगरी अलग होती है, जहां आप एक बार जीते हैं 2 बार हारे हैं उसकी कैटेगरी अलग होती है। तो और कहीं जहां आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, कहीं जातिगत टिकट चेंज करना चाह रहे हैं, या आप मोडस ऑपरेंडी या आपका स्टेटस को चेंज करना चाह रहे हैं, वहां पर बहुत फूक फूक कर कदम रखा जाता है। तो ऐसे में राजनीतिक दल अपना पूरा समय लेकर और पूरी तरह से निश्चिंत होकर काम करते हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के काम करने की कार्यशैली बिल्कुल अलग है। कांग्रेस के पास में कांग्रेस का दल है और उनके कार्यकर्ता हैं। भाजपा अपने साथ में संघ और उसके अनुसांगिक संगठन भी उनको मदद करते हैं। तो उनको सभी में आपस में तारतम्य बैठाना होता है। तो कौन सा घटक कब नाराज हो जाए, इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए दल अपनी अपनी राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए टिकट को जितना डिले किया जा सकता है इन सीटों पे जहां पे आपसी कसमकस है, इसलिए उनको डिले किया जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तेरा मेरा घर शीशे का, तेरे मेरे हाथ में पत्थर, मैं भी फेंकू तू भी फेंक। दोनों इंतजार कर रहे हैं कि पहला पत्थर कौन फेंकेगा। वो देखिए ये डिक्लेयर करे तो मैं बेटर टिकट डिक्लेयर कर दूंगा, वो देखिए ये डिक्लेयर करे तो पहले आपकी संस्कृति में दोनों पड़े हुए हैं और दोनों ही ये इंतजार कर रहे हैं कि ये अगर डिक्लेयर करे तो हम इसके अकॉर्डिंग देख के हम डिक्लेयर कर दें। इसके कारण से लगातार डिले किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि तैयारियां नहीं होगी या विजन में नाम नहीं होगी, तो निश्चित तौर पे, परंतु वो थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी ये लेना चाह रहे हैं कि अगर फला दल का पहले हो गया तो मैं यहाँ पे ये परिवर्तन कर दूंगा। जैसे सूरसागर है, सूरसागर में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट डिक्लेयर कर दिया देवेंद्र जोशी जी का। अब कांग्रेस के सामने एक थोड़ा सा यहाँ पे अंतर्द्वंद आरंभ हो गया है कि ब्राह्मण को टिकट दिया जाए, जैसा कि ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग, या हम वापस अपना टिकट जो हम अपना ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ में मुस्लिम को दिया करते हैं उसको देवे। इस कश्मकश में उनका टिकट डिक्लेयर हो गया, परंतु बेटर कौन रहेगा, इसके कारण से वो इस अंतर्द्वंद के कारण से डिले करते जा रहे हैं। लोगों का प्रेशर को, माइंडसेट को भी देख रहे हैं। एक टिकट दे दिया है तो इधर बीजेपी भी शहर विधानसभा में अपने टिकट को डिक्लेयर नहीं कर पाई है। वो यहाँ पे उनके सामने कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया, मनीषा पंवार को टिकट मिल गया, परंतु वो ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो 3-4 चॉइस है उनमें से बेटर चॉइस कौन सी होगी। और जो सूरसागर में अगर ये ब्राह्मण को टिकट देते हैं तो हम यहाँ पे क्या एक्शन लेवे, या मुस्लिम को यहाँ लेवे तो हम शहर में क्या एक्शन लेवे, इस तरीके का वो अपना एक इंतजार सा कर रहे हैं। और सरदारपुरा में भी कहीं न कहीं यही स्थिति हो रही है कि वो ऐसा कौन सा टिकट लेके आवे जिससे अपने मातहतों को या चहेतों को बचा भी ले और एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को वहाँ पे खड़ा भी कर देवे। इस कश्मकश में डिले कर रहे हैं। पर मैं एक एपिसोड बताना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी का 2013 का, मेरे हिसाब से 2018 का चुनाव। बीजेपी उस इलेक्शन में लूज कर गई थी। 13 के बाद का अमरूदों के बाग में इन्होंने, एग्जैक्ट सन भूल रहा हूँ, अमरूदों के बाग में इन्होंने एक रैली करी। रैली करने के बाद में इनका था कि हम भारी भरकम प्रदर्शन करेंगे। 2008 का चुनाव था ये। 2003 से 8 के टेन्योर के बाद में वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, इन्होंने अमरूदों के बाग में रैली करी और टिकट बहुत लेट डिक्लेयर किए। उस समय बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती थी, परंतु उन्होंने देखा कि हम बहुत अच्छे टिकट डिक्लेयर करेंगे, बड़ी रैली निकालेंगे, उस रैली के बाद में बड़ा मैसेज जाएगा। उस चक्कर में उन्होंने टिकट इतने, कांग्रेस ने लिस्ट डिक्लेयर कर दी, उन्होंने इतने टिकट लेट डिक्लेयर किए कि 2008 में कांग्रेस की सत्ता बन गई। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 30-40 सीटों का डिफरेंस रहा था। वो 70 पे थे और ये 99-100 पे आ गए थे।
सिर्फ 30-35 सीटें बीजेपी ने इसीलिए लूज कर दी कि उन्होंने लेट डिक्लेरेशन किया। कभी कभी ये डिले कैन बी डेंजरस, कभी कभी ये डिले डेंजर क्रिएट करता है। तो इन दोनों पार्टियों को सोचना चाहिए कि हम डिले नहीं करें। आज चुनाव में लड़ना, आप 5 साल राज कर चुके हैं या 5 साल आपने जमकर विरोध किया है, आप अपोजिशन में रहे, तो आपके पास में इतनी स्ट्रांग विल होनी चाहिए कि ऐसा कैंडिडेट लेके आवे जो खड़ा होगा तो जीतेगा ही जीतेगा। तो कैडर तैयार करने का जो एक जो पुराने जमाने का जो तरीका था, रिवाज था, वो आजकल खत्म हो चुका। तो रैंडम सिलेक्शन की, यूनिवर्सिटी के इलेक्शन की टाइप हो गया है। किसी के पास में चाहे कोई आइडियोलॉजी है या नहीं, ढूंढ लेंगे जीतने वाला कैंडिडेट कौन सा है, फला कम्युनिटी से, फला कम्युनिटी से, उसको टिकट देके जिता के और अपना बना के बता देंगे हम जीत लिया। वास्तव में वो आइडियोलॉजी नहीं जीती है, वो तो वस्तु स्थितियां जीती है। इस वस्तु स्थितियों को विजय दिलाने की जगह इनको रियल कैडर को तैयार करके और टिकट देना चाहिए और मादा दिखाना चाहिए कि हम फला आदमी को टिकट देंगे। जात पात से ऊंचा, एक समय में ये कहा जाता था कि ये कांग्रेस का वार्ड है, ये बीजेपी का वार्ड है, कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूंसी है, बीजेपी के यहाँ से हम किसी को भी भेजेंगे, चिकमंगलुरु इंदिरा गांधी जाएगी तो वो जीतेगी जीतेगी। ये समय खत्म हो चुका है, जातिवाद की भेंट चढ़ चुकी है सारी व्यवस्थाएं। अब तो फला जाति का जाएगा तो ही जीतेगा, वो कॉन्स्टिट्यूंसी उस आइडियोलॉजी की रही नहीं है। ये इसी कारण से हुआ कि रैंडम सिलेक्शन कर रहे हैं, इससे बचना चाहिए। अन्यथा पार्टियां सर्टेन नहीं, हम भी सर्टेन नहीं, हम प्रिडिक्शन करने की स्थिति में नहीं है कि फला पार्टी आई है, फला पार्टी आएगी। हम खुद प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि रैंडम सिलेक्शन है, कैडर तैयारी नहीं करता है। बिल्कुल, मैं इसी सवाल पे आ रहा था कि आपने एक लंबा समय राजनीति में आपने दिया है, एक लंबा अनुभव आपका रहा है, तो आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी है कि जो राजनीति में इतना बड़ा बदलाव अब देखने को मिल रहा है? जो वर्तमान राजनीति है वो जातिगत तक आकर सीमित हो गई है, यूं कहे थोड़ी कहीं ना कहीं वो कॉर्पोरेट होकर सीमित हो रही है। तो ये सारे जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि जो काम करने का जो डर्रा पहले था वो अब नहीं रहा, बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल चुकी है और चुनाव में कैंडिडेट सेलेक्ट करने का तरीका भी बदल चुका है। तो आखिर ये राजनीति में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? इसका एक बहुत बड़ा कारण है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया माइंडसेट को चेंज करता है और सोशल मीडिया के कारण से माइंडसेट को आजकल किस तरीके से बदला जाए इसकी स्टडी करके थिंक टैंक तो खत्म हो गए। पुराने ज़माने में तो हमारे थिंक टैंक हुआ करते थे, बड़े बड़े लोग। आपको पता है एक दर्शन शास्त्र में एक शब्द प्रमाण हुआ करता है। हम 3 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, जिससे सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो शब्द प्रमाण जो होता है उसका ये कहना है कि महापुरुषों के द्वारा वे कहे गए कथन या वचन जो विश्वास योग्य हो, यानी कि किसी महापुरुष ने, बड़े व्यक्ति ने, हमारी श्रुतियों में, वेदों ने अगर कोई चीज लिखी हुई है तो वो विश्वास योग्य है, इसलिए हम उनको, वो सत्य है नहीं, इसको प्रमाण करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उसको ज्यों के त्यों स्वीकार करेंगे। क्यों? महापुरुषों के कथन है, वो शब्द प्रमाण को विश्वास करते थे। ये शब्द प्रमाण आज की राजनीति में लुप्त हो गया है। महापुरुष, थिंक टैंक और क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, में मूल्यों का मूल्यांतरण हो गया, वैल्यूज बदल गई है। जो हमारे नैतिक मूल्य थे, जो हमारी व्यावसायिक नैतिकता थी, वो सारी खत्म होती जा रही है। अब कॉरपोरेट सेक्टर का जो प्रवेश हो गया है। अब आप सोचिए कि चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बड़ी बड़ी कंपनीज आके प्रचार प्रसार का जिम्मा लेती है। जब एक समय में कार्यकर्ता स्टैंड से लगाता था, उसके मन से अपनी पार्टी के प्रति जो प्रेम भाव उत्पन्न होता था, अब एक कॉरपोरेट सेक्टर का व्यक्ति जाके काम करता है। बीएलओज जो है सरकारी, वो पर्चियां बांटते हैं। पहले कैंडिडेट जाता, ढूंढता, नाम ढूंढता, घर कहाँ है सारा करके, और उसके घर जाके पर्ची पकड़ा के आता था। पूरा काम कार्यकर्ता करता था। अब सब कुछ रेडीमेड होने लग गया है। तो कॉरपोरेट सेक्टर की तो जो इसके अंदर आगमन है वो तो निश्चित तौर पे हो ही गया। मेरे को तो ये डर है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा नहीं हो कि सारे कार्यकर्ता ही कई रिक्रूटमेंट प्राइवेट कंपनियां करने लग जाएंगे। फला वार्ड में तेरे को कितने कार्यकर्ता चाहिए, कि चलो भाई नॉर्थ के वार्ड में 22 नंबर वार्ड में 15 कार्यकर्ता चाहिए, वो 15 नंबर का रिक्रूटमेंट देखेंगे और उनको भेज देंगे, काम करवा देंगे। ये स्थितियां आनी लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक होगी। परंतु इस तरह की स्थितियां आ सकती है। बेहतर है कि राजनीतिक जो दल है वो लोकतंत्र के विशुद्ध स्वरूप को समझे, पारंपरिक स्वरूप को समझे और उसी रूप में राजनीतिक व्यवस्थाओं को संचालित करें। थिंक टैंक्स को यूज में लेवे, विचारों को यूज में लेवे, मूल्यों को काम में लेवे और नैतिक मूल्यों के साथ समझौता नहीं करें, तो स्थिति आएगी। अन्यथा तो कष्टकारक स्थितियां आनी संभव है। हितेश, 2013 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले थे। उस वक्त तो मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया और भाजपा ने जीता। 2018 का चुनाव फिर से मोदी के नाम पर और फिर मोदी आए। क्या 2023 का चुनाव फिर से मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा? आखिर कब जो खुद कैंडिडेट है उनकी क्रेडिबिलिटी और कैपेबिलिटी पर चुनाव लड़ा जाएगा?
देखिए, वैसे तो आप अगर 2019 का चुनाव और 2018 के चुनाव के परिणाम देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसा भाई साहब ने बताया कि वोटर बहुत समझदार है, उसे पता है कि किसे कहाँ वोट देना है। तो 2018 में राजस्थान की जनता ने कांग्रेस की सरकार को चुना और वहीं 2019 के अंदर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सत्ता पर विश्वास जताया। तो अब अगर हम 1990 के पहले की स्थितियों को देखें तो जनता में पढ़ाई को लेकर इतना रुझान नहीं था, उनकी एजुकेशन और अपने मुद्दों को रखने की, अपने मुद्दों को समझ नहीं थी। लेकिन 90 के बाद की जो पीढ़ी आई है उसने वो पढ़ी लिखी जनता है और युवा जो नए वोटर्स आए हैं वो भी सारे अपने हितों को समझते हैं, तो वो अपने हितों से जोड़कर जो सरकार उसको अलाइंड दिखती है उसके तरफ जाते हैं। पर्सनैलिटी कल्ट हमेशा एक बड़ा रोल प्ले करता है। जैसा कि एक किस्सा मैं आपको बताता हूं कि माखनलाल पोतेदार जी ने आडवाणी जी को 1994 में कई लोकसभा की गैलरी में बैठे हुए ये सलाह दी थी कि आपको प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ जाना चाहिए, और आडवाणी जी ने अपने इंस्टिंक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए उस समय बिना अटल बिहारी वाजपेयी की राय लिए बिना उन्होंने प्रधानमंत्री पद पे उनको डिक्लेयर किया और परिणाम आपके सामने है। तो पर्सनैलिटी कल्ट जब होता है तो अभी भाजपा के साथ यही पर्सनैलिटी कल्ट राजस्थान में इन चुनाव में परिणामों को परिवर्तन करेगा, क्योंकि कांग्रेस अशोक गहलोत के चेहरे के साथ उतरी है लेकिन भाजपा के पास चेहरा नहीं है। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जैसे भाई साहब ने कहा कि कंपनियों का और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों का यहाँ आगमन हो चुका है, तो जैसे मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत डिजाइन बॉक्स के साथ में काम करते हैं तो केवल मुख्यमंत्री जी की छवि को उभारने में लगा हुआ है। आपको पोस्टर में मुख्यमंत्री जी के अलावा केंद्रीय नेतृत्व से किसी का भी चेहरा नहीं। इंटरप्ट करना चाहूंगा कि ये जो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं डिजाइन बॉक्स के साथ, ये सन 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पहले कर चुके हैं। और सोशल मीडिया की जो क्रांति, जिस क्रांति की अजय जी बात कर रहे थे, तो वो 2013 में प्रधानमंत्री मोदी पहले ही लेकर आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये उससे इंस्पायर होना भी हो सकता है। नहीं, आप इंस्पायर होना हो सकता है, परंतु जब मोदी जी चुनाव के लिए उतर रहे थे तो वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और वो अपने साथ में पिछले 20 साल का बैगेज लेके आ रहे थे। तो 2003 से जब वो मुख्यमंत्री थे उससे पहले उनकी संगठनात्मक गतिविधियां जो भी रही और उनके पास में पूरे संगठन का बैकअप था। यहाँ पे अशोक गहलोत की केंद्रीय नेतृत्व के साथ अलग लड़ाई है, उसके साथ में वो अपनी एक सचिन पायलट के साथ अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी बीच में वो अपने पर्सनैलिटी कल्ट को डिजाइन बॉक्स के थ्रू परिलक्षित कर रहे हैं, जहां पे चित्र में केवल वही दिखाई दे रहे हैं आपको, जिसमें उसमें नहीं तो आपको राहुल गांधी दिखाई देंगे, नहीं सोनिया गांधी दिखाई देगी, नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई देंगे। तो ऐसे में भाजपा के लिए यह भी चुनौती है कि वहां पे वो एक सिस्टम के साथ तो लड़ी रही है, सरकार के साथ तो लड़ी रही है क्योंकि वर्तमान में सरकार उन्हीं की है, वो एक पर्सनैलिटी कल्ट के साथ भी लड़ रही है जहां पे उनके पास में भी कोई चेहरा नहीं है। लेकिन ऐसे में मोदी जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वोटर्स आजकल बड़ा समझदार है, उसको पता है कि यहाँ चुनाव होंगे तो यहाँ मुख्यमंत्री मोदी जी नहीं बनेंगे, यहाँ मुख्यमंत्री जी भाजपा का कोई नेता ही बनेगा जिसका विजन जो है वो राजस्थान को अगले 5 साल के लिए आगे बढ़ाएगा। तो ऐसे में वो ये सोच के वोट देता है कि हमें अगर पिक्चर क्लियर रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे बंगाल के चुनाव में भाजपा 2 सीटों से 80 सीटों पर पहुंची, लेकिन यही वो चेहरे के साथ उतरती तो शायद परिणाम और बेहतर हो सकते थे, क्योंकि वहां पे भी उनकी लड़ाई पर्सनैलिटी कल्ट के साथ में थी, वहां भी लड़ाई उनकी ममता बनर्जी के साथ। बात आप चेहरे की कर रहे हैं अजय जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस पर्सनैलिटी कल्ट की बात ये कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पोस्ट वो भाजपा में देखने को नहीं मिल रही है, और कहीं ना कहीं वो जो चेहरा है जिसे मुख्यमंत्री के नाम पे छुपाया जा रहा है उसको लेकर दबी आवाज में भाजपा के कार्यकर्ताओं में और प्रदेश की जनता में भी कहीं ना कहीं वो रोष देखने को मिल रहा है। व्यक्ति विशेष की जो अभी इसको जिस रूप में हम कहें महिमा मंडन या सशक्त रूप से व्यक्ति विशेष केंद्र या राज्य स्तर पे आया, हेगल ने कहा था कि जो राज्य पृथ्वी पे ईश्वर का अवतार है, तो राज्य की हर आज्ञा मानना हर आदमी का, हर राजतंत्रात्मक या जो भी व्यवस्था है, शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक चाहे राजतंत्रात्मक, वो आवश्यक है। अगर उसको नहीं माना जाता है तो ईश्वर की प्रकृति अपना काम करती है और ईश्वर उसको परिवर्तित कर देती है। जो लोग अपना फेस को ही अंतिम सत्य मान रहे हैं, फाइनल मान रहे हैं, चाहे वो राज्य की स्थिति हो चाहे केंद्र की स्थिति हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हेगल का ये जो वक्तव्य है, जो उनके स्कॉलर होने के कारण से उन्होंने जो अपना प्रेडिक्शन दिया था, उन्होंने जो दर्शन दिया था, वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। मुझे याद है कि आडवाणी जी इस तरह का कोई हिंदूवादी लीडर इस देश में था नहीं। मैंने जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो मैंने देखा था कि देश का हर युवा रघुपति राघव राजाराम करते हुए गिरफ्तारी देने गया था। पूरे देश में ऐसा माहौल बन गया था जब रथ यात्रा उनकी बिहार में
रोकी गई थी अंतिम उस पे यूपी में प्रवेश करते हुए, कि ऐसा लगा कोई हिंदुवादी लीडर नहीं है। और इतनी बड़ी लीडरशिप ने एक छोटी सी गलती करी, जिन्ना के मजार पे जाके और जिन्ना की तारीफ कर दी, और उस देश के मतलब सेकंड थॉट नहीं लिया, और उनको देश ने अपने नजरों से दूर कर दिया, ओझल हो गए और एकदम समापन सा हो गया उनका। उसके बाद में उन्होंने वो उनकी मान सम्मान है, वो सब कुछ है, परंतु वो स्थिति कभी राजनीति में प्राप्ति नहीं करी जो उनके पास थी। ये हेगल का वक्तव्य याद दिलाना चाहता हूँ। जो लोग व्यक्ति विशेष ही अपने को सर्वे सर्वा समझ सकते हैं, इतिहास कब क्या उनसे गलती करवाएगा और कब कहाँ उनको रवाने कर देगा पता ही नहीं चलेगा। आप देखिए कि हजारों शासन व्यवस्थाएं आई और इसी रूप में चली गई। कभी कभी व्यक्ति खुद ही अपने पतन का कारण हो जाता है। तो इसलिए लोकतंत्र में व्यक्ति विशेष के फेस को या स्वयं को ही बाहुबली मान के अगर आम जनता को लोकतंत्र की व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं डालकर अपने अनुरूप डालना चाहते हैं, तो हेगल का ये वक्तव्य काम करेगा। और पृथ्वी पर जो राज्य है ईश्वर की आत्मा है, ईश्वर के मन अनुरूप चलेगी, व्यक्ति विशेषों के अनुरूप ये सिद्ध होगा। वैसे है सूरसागर प्रिडिक्टेबल नहीं है, और शहर के अंतर्गत अभी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं होने का लाभ वर्तमान कैंडिडेट को लगातार उसके प्रचार प्रसार से मिलेगा। अच्छा टफ रहेगा, और हो सकता है 2-1 की जगह 1-2 का मुकाबला हो जाए। नहीं, निश्चित तौर पे टिकटों के डिक्लेयर होने के बाद स्थितियां काफी क्लियर होगी, लेकिन यदि कांग्रेस के पुराने पैटर्न को देखते हुए यदि टिकट उसी प्रकार से सूरसागर में दिया गया तो फिर परिणाम और परिस्थितियां प्रिडिक्टेबल हो जाएगा।